आज का जो टॉपिक है हम लोग का है वो है CFT यानी कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है, तो एक बात हम ऑलरेडी जानते हैं, जैसे यहाँ पे हम एक कॉम्प्लेक्स लिख लेते हैं NiNH3 का होल 4। ठीक है, तो इस कॉम्प्लेक्स में क्या हो रहा है कि हम देख रहे हैं सेंट्रल मेटल जो है वो डी ब्लॉक का है, और जनरली ऐसा होता भी है कि जो सेंट्रल मेटल होते हैं वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स ही होते हैं। सेंट्रल मेटल ऑफ कॉम्प्लेक्स आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, तो डी ब्लॉक जो होता है उसमें कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 5d ऑर्बिटल्स होते हैं, यानी इसमें 5 ऑर्बिटल्स होते हैं डी के। वो 5 ऑर्बिटल्स कौन कौन से होते हैं? तो यहाँ जो 5 ऑर्बिटल्स है, ये फर्स्ट है जिसको हम लोग कहते हैं dxy, सेकेंड को कहते हैं dyz, थर्ड को कहते हैं dzx, फोर्थ को कहते हैं dx² y², और लास्ट को कहते हैं dz²। ठीक है, इन सब को क्या कहते हैं हम लोग? ये जो पांचों ऑर्बिटल्स हैं, इन पांचों ऑर्बिटल्स को कहा जाता है डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स का मतलब क्या होता है? ऑर्बिटल्स विथ सेम एनर्जी लेवल, सेम एनर्जी लेवल, यानी वैसे ऑर्बिटल्स जिनका एनर्जी लेवल सेम होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं। इस बात पे ध्यान देना जरूरी है कि डीजेनरेट ऑर्बिटल्स आखिर क्या होता है। पहले हम कहाँ से शुरू किए? तो सेंट्रल मेटल जो होता है वो क्या होता है? डी ब्लॉक का ही होता है, और डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उसमें कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? डी में 5d ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, सबका नाम अलग अलग होता है पांचों ऑर्बिटल्स का, और इन सारे ऑर्बिटल्स को हम लोग क्या कहते हैं? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, क्योंकि इन सब का एनर्जी क्या होता है? सेम होता है। अब यहाँ पे होता क्या है कि जो 3 ऑर्बिटल्स इधर के हैं, ये dxy, dyz और dzx, dxy, dyz और dzx, इनको कहा जाता है बिटवीन द एक्सिस, बिटवीन द एक्सिस। और बाकी जो 2 बच गए dz², इसको कहा जाता है अलोंग द एक्सिस। जैसे हम यहाँ समझेंगे किससे? इस फिगर से। यहाँ पे क्या है, ये जो 3 ऑर्बिटल्स हमको दिख रहा है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वाला, यहाँ ऊपर से, इसमें क्या हो रहा है कि ये जो है इसका नाम क्या है? इसका नाम है dxy। ये हो गया x एक्सिस और ये हो गया y एक्सिस, और इसके जो लोब्स हैं वो कहाँ हैं? दोनों एक्सिस के बीच में है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? बिटवीन द एक्सिस, क्योंकि इसके जो लोब्स है वो कहाँ है? एक्सिस के बीच में। सेम चीज ये दोनों भी फॉलो कर रहा है, बस इन दोनों का क्या होगा? एक्सिस का नेम्स बदल जाएगा। जैसे यहाँ क्या था? dxy, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये y हो जाएगा और ये z हो जाएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? dyz। और यहाँ जो बच रहा है लास्ट में, इसका क्या हो जाएगा? इसको कहेंगे हम लोग क्या? dzx है, तो ये x एक्सिस और ये z एक्सिस, बस लोब्स क्या है? बिटवीन है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे? बिटवीन द एक्सिस। नीचे वाले में आते हैं, क्या है? dx² और y²। x क्या है? 2x है और 2y है, ये x एक्सिस पे 2 लोब्स हैं, y एक्सिस पे भी कितने लोब्स है? 2, तो इसका नाम हो गया dx² y²। और लास्ट वाला जो है वो z एक्सिस पे है, और इसका नाम क्या हो गया? dz²। तो इस तरह से ये दोनों जो होते हैं, ये दोनों क्या हो गए? ये हो गए अलोंग द एक्सिस, और ये तीनों क्या हो गया? ये तीनों हो गया बिटवीन द एक्सिस। ठीक है, इतना हम डी ऑर्बिटल्स के बारे में समझ गए। अब हम आगे क्या देखने वाले हैं? अभी तक हम लोग 5d ऑर्बिटल्स को अच्छे से समझ चुके हैं। अब हम यहाँ एक एग्जाम्पल से आगे का कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो एग्जाम्पल क्या ले रहे हैं हम लोग? NiNH3 का होल 4, और ब्रैकेट को क्या कर दिया? क्लोज। तो हमको यहाँ दिख रहा है कि Ni को 4 लिगैंड NH3 क्या कर रहा है? अप्रोच कर रहा है, 4 NH3 इसको अप्रोच कर रहा है, और N के पास क्या होगा? लोन पेयर। ये ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि जितने भी लिगैंड्स होते हैं वो क्या होते हैं? लोन पेयर के डोनर होते हैं। जब तक लिगैंड्स के पास लोन पेयर नहीं होगा वो लिगैंड्स कहलाएगा ही नहीं। ठीक है, तो N के पास क्या था? लोन पेयर था, और Ni जो है हमारा सेंट्रल एटम, Ni हैव d ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब यहाँ ये दोनों चीज़ हम लोग क्यों समझे?
Ni के पास अपना d ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है और NH3 के पास, N के पास अपना क्या है, लोन पेयर है। तो इसके पास जो इलेक्ट्रॉन होता है और ये जो इलेक्ट्रॉन होता है, इन दोनों के बीच में क्या क्रिएट होता है, रिपल्शन क्रिएट होता है। मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो इस रिपल्शन के कारण अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे कि पांचों d ऑर्बिटल्स कैसे होते हैं, डीजेनरेट होते हैं, अब वो कन्वर्ट हो जाएंगे नॉन डीजेनरेट ऑर्बिटल में। अब डीजेनरेट यानी क्या होगा, जिसका एनर्जी लेवल सेम हो, सेम एनर्जी, और इसका क्या होगा, नॉट सेम एनर्जी। यानी नॉन डीजेनरेट जब हो गया तो उसका एनर्जी क्या हो गया, बदल गया। ठीक है, अब यहाँ पे नॉन डीजेनरेट होने के बाद ये पांचों ऑर्बिटल्स जो मेरे पास थे, क्या नाम था, dxy, dyz, dzx, dx² y² और dz², ये जो पांचों ऑर्बिटल्स थे ये 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएंगे। ठीक है, 2 पार्ट्स में स्प्लिट होने के बाद एक बन जाएगा Eg और एक बन जाएगा T2g। तो Eg में कौन कौन आएंगे, Eg में आएगा जितना भी मेरा अलोंग द एक्सिस वाला था, और ये बात याद रखना जरूरी है कि अलोंग द एक्सिस में कौन कौन था। तो अलोंग द एक्सिस में कौन था, dx² और y² और dz²। इन सब को हम लोग क्या बोलेंगे, अलोंग द एक्सिस बोलेंगे। और बाकी जो मेरा बच गया, जो बिटवीन द एक्सिस वाले थे, उनको हम लोग क्या नाम देते हैं, T2g। तो बिटवीन द एक्सिस वाले कौन कौन थे, dxy, dyz और dzx, ये सब क्या थे, बिटवीन द एक्सिस वाले। तो Eg में कितना ऑर्बिटल चला गया, 2, और T2g में कितना आ जाएगा, 3। ठीक है, और इन्हीं दोनों ऑर्बिटल्स के बीच में एक एनर्जी लेवल क्रिएट होगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, CFSC। यानी CFT अब क्या बन जाएगा, CFSC। इन दोनों के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस क्रिएट हुआ, इसको हम लोग क्या कह दिए, CFSC, यानी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी या फिर क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी। दोनों में से हम लोग इसको कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये CFSC क्रिएट जो हुआ है वो 2 तरह के कॉम्प्लेक्स में देखा जाएगा, एक ऑक्टाहेड्रल में और दूसरा टेट्राहेड्रल में। ऑक्टाहेड्रल वाले अलोंग द एक्सिस को अप्रोच करेंगे और टेट्राहेड्रल वाले बिटवीन द एक्सिस को अप्रोच करेंगे। अब हम आगे इससे रिलेटेड समझते हैं। CFSC जो होता है, जैसे हम लोग CFT में अब कहाँ तक पहुँच चुके हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी तक। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी 2 तरह के कॉम्प्लेक्स का निकलता है, एक तो होता है ऑक्टाहेड्रल और दूसरा होता है टेट्राहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल यानी जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो, और टेट्राहेड्रल यानी जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो, 4 हो। तो 2 तरह के कॉम्प्लेक्स के लिए हम लोग CFSC निकालना सीखेंगे कि कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स पहला क्या है, फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, जितने भी लिगांड्स होते हैं, लिगांड्स अप्रोच टू अलोंग द एक्सिस। हम जान चुके हैं कि जो d ऑर्बिटल है वो 2 एक्सिस में बटा था, एक बिटवीन द एक्सिस और एक अलोंग द एक्सिस। लेकिन जो ऑक्टाहेड्रल का कॉम्प्लेक्स होगा वो किसको अप्रोच करना चाहेगा, अलोंग द एक्सिस वाले को। अब जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल देख सकते हैं, Ni NH3 का होल 6। Ni के पास क्या है, 5 d ऑर्बिटल्स है। ठीक है, इस d ऑर्बिटल्स में NH3 जो लिगांड्स है वो किसको अप्रोच करेगा, किससे जुड़ना चाहेगा, तो वो जुड़ना चाहेगा अलोंग द एक्सिस वाले से, बिटवीन द एक्सिस वाले से नहीं जुड़ना चाहेगा। यानी जुड़ेगा किससे, dx² y² और dz² से। इन दोनों को हम लोग क्या कहते थे, Eg कहते थे। यहाँ पे क्या हुआ कि 5 d ऑर्बिटल्स थे, वो क्या हो गए, स्प्लिट हो गए। स्प्लिट हो गए कितने भाग में टूटे थे, 2, Eg और T2g। Eg में कौन आया था, तो अलोंग द एक्सिस वाला, और T2g में कौन आया था, तो बिटवीन द एक्सिस वाला। ये सब तो हम लोग जानते हैं। Eg का वैल्यू क्या होगा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए, पॉजिटिव हो जाएगा। और ऐसा इसीलिए होगा क्योंकि हम जानते हैं कि जो भी Ni जो सेंट्रल मेटल है उसके d ऑर्बिटल्स में लिगांड्स किसको अप्रोच कर रहे हैं,
तो अप्रोच कर रहे हैं अलोंग द एक्सिस वाले को, तो ऑब्वियस सा बात है अलोंग द एक्सिस वाले का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसीलिए ईजी किस में चला गया, पॉजिटिव में, और T2G किस में आ गया, निगेटिव में। तो ईजी पॉजिटिव और T2G निगेटिव। ईजी जो पॉजिटिव आया है इसका वैल्यू क्या होगा, तो इसका वैल्यू होता है 0.6 डेल नॉट। डेल नॉट क्या है, डेल नॉट इज द सिंबल ऑफ CFSC, यानी इसको जब हम लोग डिनोट करेंगे निकालने के बाद तो CFSC को किससे करेंगे, डेल, और यहाँ पे छोटा सा नॉट दे देंगे, तो ये क्या हो गया, डेल नॉट। और इसको हम लोग फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं, +3/5 डेल नॉट, ठीक है, क्योंकि इसी को अगर हम फ्रैक्शन में करेंगे तो कितना निकलेगा, 3/5 निकलेगा। ये कौन था, अलोंग द एक्सिस। इधर अगर हम लोग देखें तो इसका क्या हो जाएगा, 0.4 -0.4 डेल नॉट, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, -2/5 डेल नॉट, ये इसका वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए इसका हम लोग फॉर्मूला क्या लिखेंगे। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिंपली NEG, यानी कि NEG कहने का मतलब कितना इलेक्ट्रॉन किस में, EG में है। जब हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो कुछ जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो EG में जाएंगे और कुछ जो होंगे वो T2G में जाएंगे, ठीक है। तो EG में जितना इलेक्ट्रॉन है उसको इनटू करना है उसके वैल्यू से। वैल्यू क्या है, +0.6 प्लस, फिर बीच में क्या सिंबल डालेंगे, प्लस, किससे ऐड करना है हमको, तो N T2G, यानी T2G में जितने इलेक्ट्रॉन हैं इनटू -0.4, और सिंबल लास्ट में क्या दे देंगे, डेल नॉट, इस तरह से। समझ में आया। तो ये फॉर्मूला है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, बस हमको जब भी पूछा जाएगा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए कि आप CFSC निकालिए तो हम इसी तरह से निकालेंगे। फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, तो जैसे ऑक्टाहेड्रल में अलोंग द एक्सिस को अप्रोच किया था, उसका जस्ट अपोजिट यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे जितने भी लिगांड्स होंगे वो किसको अप्रोच करेंगे, बिटवीन द एक्सिस वाले को। लिगांड्स अप्रोच बिटवीन द एक्सिस। जैसे यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, NiNH3 Ni के साथ कितने लिगांड्स अटैच हैं, 4। ये चारों इसके किस d ऑर्बिटल को अप्रोच करेगा, तो बिटवीन द एक्सिस वाले। और बिटवीन द एक्सिस वाले कौन कौन थे, हम जानते हैं, dxy, dyz, dzx, इन तीनों को ये अप्रोच करेगा, और इन तीनों को हम लोग क्या कहते हैं, T2G। तो अब यहाँ पे जो स्प्लिटिंग होगा, जैसे यहाँ पे भी वही 5 ऑर्बिटल्स को हम लोग बांट रहे थे, यहाँ पे स्प्लिटिंग में क्या होगा, यही बात याद रखने वाला है कि ऑक्टाहेड्रल के टाइम हम क्या यूज़ करेंगे फॉर्मूला, और टेट्राहेड्रल के टाइम क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, यहीं पे ट्विस्ट आता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो गया। पिछले बार ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या हुआ था, EG का वैल्यू ज़्यादा था, क्यों, क्योंकि लिगांड्स किसको अप्रोच कर रहा था, अलोंग द एक्सिस वाले को। इस बार EG का वैल्यू ज़्यादा नहीं होगा किसका, T2G का, लेकिन T2G नहीं लिखते, यहाँ पे क्या लिखते हैं, T2 लिखते हैं, और EG को EG नहीं लिखते हैं, E लिखते हैं, किसके लिए, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। यहाँ पे T2 का वैल्यू किस में हो जाएगा, पॉजिटिव में, और E का वैल्यू किस में हो जाएगा, निगेटिव में, क्योंकि बिटवीन द एक्सिस वाला कहाँ चला जाएगा, ऊपर। ये 3 जो है वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और 2 जो है अलोंग द एक्सिस वाला वो कहाँ चला आएगा, नीचे। और एक ट्रिक से भी हम लोग याद रख सकते हैं, जैसे हम किसका बात कर रहे थे, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का कितना होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। 6 में 6 वाला ऊपर कर देना है, यानी 0.6 वैल्यू होगा, और 4 वाले में क्या ऊपर कर देना है, 4 ऊपर कर देना है। जैसे T2 है ना, तो इसका वैल्यू हो जाएगा +0.4 डेल नॉट, और इसको हम लोग लिख सकते हैं +2/5 अगर हमको फ्रैक्शन में लिखना है तो। फिर अगर हम नीचे आते E वाले में, तो E वाले में क्या याद रखेंगे, ये माइनस में ही होगा क्योंकि इसका एनर्जी कम गया है, तो इसका होगा -0.6 डेल नॉट और -3/5, बस वैल्यू चेंज हुआ है। प्लस वाले में क्या है, 4 वाले में 4 ऊपर है
और 6 वाले में कौन ऊपर रहेगा, 6 ऊपर रहेगा। ऐसे ट्रिक से हम लोग याद कर सकते हैं। लेकिन मेन बात क्या है, जब जो लिगांड जिसको अप्रोच करेगा उसका वैल्यू अपने आप क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में। तो यहाँ पे किसको अप्रोच करा था, बिटवीन द एक्सिस वाले को। और हमेशा ध्यान रखेंगे T2 लिखना है, T2G नहीं लिखना है, EG नहीं लिखना है, क्या लिखना है, EG लिखना है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा NT2 इंटू कितना वैल्यू है, प्लस 0.4 प्लस NEG नहीं लिखना है, इंटू -0.6 डेल नोड, ठीक है। दोनों में ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं है। बस CFSE में क्या करना है, पूरे अगर हम समरी देखें तो पहले हमको डी ऑर्बिटल्स को समझना है, कौन बिटवीन द एक्सिस है, कौन अलोंग द एक्सिस है। वो समझने के बाद हमको क्या समझना है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स